आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले हम आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। अक्सर आप हमारे पास आते हैं सवालों के जवाब जानने के लिए, लेकिन आज हम आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं। वो ये, हमारे देश में आरक्षण किसे मिलना चाहिए? पिछड़ी जाति के लोगों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, या फिर अति गरीब लोगों को, चाहे उनकी जाति कोई भी हो? यह सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। और यह वो सवाल है जिसे हमारे देश के नेताओं ने 75 वर्षों तक वोट बैंक की राजनीति के लिए नजरअंदाज किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस सवाल का जवाब सब जानते हैं, लेकिन कहने की हिम्मत किसी के पास नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यह कहा है कि देश में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में जो 10% आरक्षण सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया था, वो पूरी तरह संवैधानिक है और इस पर अब कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। इस आरक्षण को अंग्रेजी में EWS रिजर्वेशन या EWS कोटा कहते हैं। EWS का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हिंदी में इसे कहेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या गरीब वर्ग, यानी वो गरीब लोग जो सामान्य वर्ग से आते हैं। 5 जजों की इस बेंच में 3 जजों ने इस आरक्षण को सही माना है, यानी संवैधानिक माना है, जबकि 2 जजों ने इसके खिलाफ अपना फैसला सुनाया, जिनमें मुख्य न्यायाधीश UU ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट शामिल हैं, जिन्होंने इसके खिलाफ अपना फैसला सुनाया। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपने फैसले में कहा कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण देना संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और इसे समानता के सिद्धांत को भी इससे चोट पहुंचेगी और यह आरक्षण के लिए पहले से निर्धारित 50% की सीमा का भी उल्लंघन करेगा। इसलिए इसे किसी भी रूप में मंजूरी नहीं दी जा सकती। इसके बाद चीफ जस्टिस UU ललित ने भी जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले से अपनी सहमति जताई और कहा कि भारत सरकार का यह फैसला संवैधानिक दायरे में नहीं आता। लेकिन क्योंकि बाकी के 3 जज भारत सरकार के कानून के पक्ष में थे, इसलिए बहुमत के हिसाब से यह कानून अब जारी रहेगा, यानी सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण मिलेगा। इन जजों में जस्टिस बेला त्रिवेदी का भी नाम है, जिन्होंने कहा कि संसद के फैसले को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए, जबकि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि इससे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता और जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा कि यह कानून संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस मुद्दे पर यह फैसला सुनाया गया, तब इसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। मौजूदा कानून के तहत अलग अलग राज्यों की सरकारों के पास यह अधिकार होगा कि वो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों और प्राइवेट कॉलेजों में भी इस आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर सके। यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरकारी कॉलेजों में ही आपको या सरकारी विश्वविद्यालयों में ही मिलेगा। जो प्राइवेट संस्थान हैं वहां पर भी अगर राज्य सरकार चाहे तो आरक्षण मिल सकता है। 2018 और 19 की एक रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल हमारे देश में कुल मिलाकर 950 यूनिवर्सिटीज, 41,748 कॉलेज और 10,000 से ज्यादा दूसरे शिक्षण संस्थान हैं और यह आरक्षण इन सभी पर लागू होता है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि यह आरक्षण सामान्य वर्ग के सभी छात्रों को मिलेगा, बल्कि इसके लिए कुछ शर्तें और नियम अलग से बनाए गए हैं। अब आप यह जानना चाहेंगे कि आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की परिभाषा क्या है। तो सामान्य वर्ग के जिन परिवारों की सालाना आय यानी सालाना आमदनी पूरे परिवार की 8 लाख रुपए से कम है पूरे साल की, उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी परिवार में 2 लोग कमाते हैं लेकिन उन दोनों की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है तो उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर परिवार की सालाना आय इससे ज्यादा है तो उसे कमजोर वर्ग में शामिल नहीं किया जाएगा। यहां पर परिवार शब्द का क्या मतलब है यह भी समझ लीजिए। परिवार की परिभाषा यहां पर यह है कि आप, फिर आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे और अगर आपके भाई बहन 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो वो भी आपके परिवार में शामिल होंगे और इन सब की मिलाकर सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से अगर कम है तो सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो इस तरह के परिवार होंगे। इसके अलावा अगर किसी परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है या फिर किसी शहर में सामान्य वर्ग के किसी परिवार के पास 1000 वर्ग फीट से बड़ा मकान है,
या नगर पालिका के क्षेत्र में 900 वर्ग फीट से बड़ा कोई प्लॉट है, तो भी वो परिवार आरक्षण के इस दायरे में नहीं आएगा। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में आरक्षण को जातियों या राजनीति तक सीमित नहीं माना गया है। यहां आरक्षण का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए नहीं होता। जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन वहां यह आरक्षण आर्थिक और दूसरे पहलुओं के आधार पर तय किया जाता है। अमेरिका में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं और अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलता है और उन्हें कुछ खास स्थानों पर विशेष अहमियत दी जाती है। हालांकि वहां इसे आरक्षण या रिजर्वेशन नहीं कहा जाता, बल्कि ऐसा माना जाता है कि उन्हें अतीत और वर्तमान में कई स्थानों पर भेदभाव का शिकार होना पड़ा, इसलिए उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो वो इसको आरक्षण नहीं कहते, प्राथमिकता कहते हैं। कनाडा में एम्प्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट लागू किया गया है। इस कानून के तहत कनाडा सरकार को महिलाओं, आदिवासियों, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है। फिनलैंड में यूनिवर्सिटी लेवल पर स्वीडिश बोलने वालों के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था है। जर्मनी में महिलाओं के लिए बोर्ड रूम कोटा है, जिसके तहत जर्मनी की लिस्टेड कंपनियों में सीनियर मैनेजमेंट में काम करने वाली महिलाओं का एक अनिवार्य कोटा रखा गया है। अब अगला विश्लेषण हमारा इस बात पर होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वोटों को क्यों नहीं जोड़ पा रही। ये उपचुनाव कुल मिलाकर 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए हुए थे, जिनमें से सबसे ज्यादा 4 सीटें, 7 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती। कांग्रेस को इनमें से एक भी सीट नहीं मिली है। उपचुनावों से पहले इन 7 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, यानी इस हिसाब से कांग्रेस को न सिर्फ 2 सीटों का नुकसान हुआ, बल्कि बाकी सीटों पर भी उसका वोट शेयर पहले के मुकाबले कम हो गया। और तेलंगाना में तो कांग्रेस पार्टी की जमानत ही जब्त हो गई, जबकि ये जो सीट थी तेलंगाना की, ये कांग्रेस के पास थी। बावजूद इसके कि राहुल गांधी की रैलियों में इतनी भीड़ आ रही है जो आप देख रहे हैं। इस सीट का नाम, जो तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं, वो है मुनुगोडे, और ये विधानसभा क्षेत्र तेलंगाना की नालगोंडा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। और ये सीट, यानी लोकसभा की जो सीट है, ये कांग्रेस के पास है। यहां कांग्रेस का सांसद है, कांग्रेस का एमपी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लोकसभा सीट में कुल 12 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और अब इन 12 में से एक भी विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस का विधायक नहीं बचा है। हरियाणा के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन उसके उम्मीदवार की यहां जमानत जब्त हो गई। यह बात आपके लिए जाननी जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने यह चुनाव लड़ा था आदमपुर में, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को आदमपुर में सिर्फ 3,413 वोट मिले, जो कुल वोटों का 3% से कम है। और इससे यह पता चलता है कि जमीनी स्तर पर अभी आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर है हरियाणा में। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा पंजाब और दिल्ली दोनों से लगती है। पंजाब की सीमा से ये इलाका, जो आदमपुर का इलाका है, 45 किलोमीटर दूर है, जबकि दिल्ली से आदमपुर की दूरी 200 किलोमीटर है। और इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी पंजाब में भी और दिल्ली में भी। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली और पंजाब दोनों का इस सीट पर प्रभाव नहीं पड़ा। और सोचिए गुजरात में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होगी, जो दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर है।